तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध। तो बच्चों, इससे पूर्व में आपको महमूद गजनवी के आक्रमण के उद्देश्य, उसने कहाँ कहाँ आक्रमण किए, उन सब के बारे में, उसके आक्रमण के क्या क्या प्रभाव रहे, ये सभी आपको बता चुके हैं। अब है मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी कैसे भारत पर आक्रमण, किस तरह से भारत पर आक्रमण हुआ, किस तरह से वो शासक बना, किस तरह से महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी बना। तो गौर वंश का उत्कर्ष कैसे हुआ। तो बताया जाता है कि तुर्कों की एक शाखा जो आगे चलकर शंशनवी वंश के नाम से विख्यात हुई, पूर्वी ईरान से आकर गजनी और हिरात के पर्वतीय क्षेत्र के मध्य में बस गई। मतलब गौर की एक शाखा पूर्वी ईरान से आगे गजनी और हिरात के जो पर्वतीय क्षेत्र के मध्य में बस गई और गौर नामक छोटे से राज्य की स्थापना की, है ना। प्रारंभिक खलीफाओं के समय में इस्लाम अनुयायियों ने गौर को जीतने के लिए कई प्रयास किए, परंतु भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। 1010 ईस्वी में महमूद गजनवी को गौर जीतने में सफलता मिली और उसने यहाँ के निवासियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। मतलब प्रारंभ में जो खलीफाओं के मुस्लिम उत्तराधिकारी थे उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। 1010 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गौर को जीतने में सफल रहा और उसने यहाँ के निवासियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। साथ ही शंशनवी वंश के सरदारों ने गजनी की अधीनता स्वीकार कर ली और नियम अनुसार वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया। महमूद ने इस युद्ध प्रिय तुर्क शाखा के अनेक लोगों को अपनी सेना में, गौर के जो तुर्क शाखा थी उसके अनेक लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया। इस प्रकार महमूद के आक्रमणों में गौर के निवासियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। महमूद की मृत्यु के बाद विशाल गजनी साम्राज्य अचानक लड़खड़ा गया, क्योंकि महमूद शक्तिशाली था और जब उसके मरते ही साम्राज्य लड़खड़ा गया। मध्य एशिया की नवोदित शक्ति सल्जुक तुर्कों ने गजनी साम्राज्य पर निरंतर आक्रमण करके उसकी केंद्रीय शक्ति को काफ़ी कमज़ोर बना दिया था। मतलब एक नवोदित शक्ति थी कौन सी, सल्जुक तुर्क, तो उन्होंने निरंतर गजनी साम्राज्य पर आक्रमण किए और इसको कमज़ोर बना दिया। अवसर का लाभ उठाते गौर के शंशनवी वंश शासक ने गजनवी की प्रभुसत्ता को त्याग कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मतलब जिस गौर पर महमूद गजनवी ने अधिकार किया था, वहाँ के शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, क्योंकि महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। इसके बाद विशाल साम्राज्य लड़खड़ा गया और सेल्जुक तुर्क लगातार आक्रमण कर रहे थे, इसलिए गजनवी की नींव कमजोर होती जा रही थी। तो इस स्थिति का लाभ उठा के शंशनवी वंश के शासकों ने गजनी से अपनी अधीनता हटा दी। मतलब उन्होंने स्वतंत्र हो गए और घोषणा कर दी कि हम स्वतंत्र हैं, गजनी के अधीन नहीं है। इस प्रकार गौर के स्वतंत्र राज्य का उदय हो गया। गजनी साम्राज्य के जो भग्नावशेषों पर गौर के समान ही ख्वारिज्म राज्य का उदय इसी समय हुआ। गजनी के अंतिम शासक बहराम शाह ने अपनी पुत्री का विवाह गौर के शासक कुतुबुद्दीन के साथ कर दिया, परंतु थोड़े समय बाद दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गए और बहराम शाह ने अपने दामाद को गजनी बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। मतलब गजनी का अंतिम शासक कौन था, बहराम शाह। तो बहराम शाह ने अपनी पुत्री का विवाह गौर के शासक कुतुबुद्दीन के साथ कर दिया, परंतु दोनों में कुछ समय बाद मतभेद हो गया और उन्होंने कुतुबुद्दीन को बहराम शाह ने गजनी बुलाकर उसको मौत के घाट उतारवा दिया। और इस घटना से दोनों वंशों के राजवंशों के मध्य वैमनस्य और शत्रुता बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने गजनी बुलाकर करके इसको कुतुबुद्दीन को मार दिया। इससे उन दोनों गौर और गजनी के मध्य शत्रुता ज़्यादा बढ़ गई। गौर के नए शासक सैफुद्दीन ने अपने बड़े भाई की हत्या का बदला लेने के लिए गजनी पर चढ़ाई कर दी, परंतु वह परास्त और बंदी बना लिया गया। बहराम शाह ने बंदी सैफुद्दीन को मरवा डाला। सैफुद्दीन के बाद उसका छोटा भाई अलाउद्दीन गौर का शासक बना। उसने एक शक्तिशाली सेना के साथ गजनी पर आक्रमण किया। इस बार गौर की विजय हुई और विजयोन्माद में अलाउद्दीन ने गजनी नगर को खूब लूटा, भव्य भवनों को नष्ट किया और नगर में आग लगा दी। इसलिए उसे इतिहास में जहाँ सोच संसार को जलाने वाला कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अलाउद्दीन को। सैफुद्दीन के छोटे भाई अलाउद्दीन को क्या कहा जाता है, जहाँ सोच मतलब संसार को जलाने वाला कहा जाता है। उससे परास्त बहराम शाह भारत के गजनवी राज्य की ओर चला गया। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गौर का शासक बना, परंतु 2 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई गयासुद्दीन गौर राज्य का शासक बना। गयासुद्दीन एक पराक्रमी तथा महत्वाकांक्षी शासक था। उसने ख्वारिज्म के शाह को पराजित करके उसकी प्रगति को अवरुद्ध कर दिया। इसके बाद उसने मध्य एशिया के एक नवोदित शक्ति गिज तुर्क, जो इन दिनों गजनी के स्वामी बनने बैठे को पराजित किया और उसने गजनी नगर आसपास के प्रदेश छीन लिए। 1173-74 ईस्वी में गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन को गजनी का प्रथम शासक नियुक्त किया। यही शिहाबुद्दीन भारत के इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से, तो कई बार आता है कि मोहम्मद गौरी का असली नाम क्या था, शिहाबुद्दीन था, जिसने 12वीं सदी के अंतिम दशकों में भारत पर अनेक आक्रमण किए और भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखी। उसका पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। तो अपन को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था,
मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। ठीक है, तो यहाँ तक अपन को समझ में आ गया कि किस तरह से गौर वंश के शासकों ने गजनी से स्वतंत्र होकर पुनः अपने साम्राज्य की स्थापना की और लास्ट में शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बिठाया गया, जो कि मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध है और उसने भारत पर अनेक बार आक्रमण किया और उसका असली नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। गौरी के आक्रमण से भारत की राजनीतिक दशा। तो अपन किसी भी चीज़ के बारे में जानेंगे तो पहले ये जाने कि जब गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, मतलब उस टाइम में भारत की स्थिति क्या थी। तो महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने 1027 में भारत पर अंतिम आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का किस लिए थे क्योंकि इससे पहले महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था। तो अपन को ये भी याद रखना जरूरी है कि पहला आक्रमण कब किया? 1175 में। दोनों आक्रमण के मध्य 148 वर्ष का अंतर रहा, परंतु भारत की राजनीतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण कब किया था? 1027 में, और मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण। तो दोनों के मध्य 148 वर्षों का अंतर, लेकिन फिर भी भारत की स्थिति यथास्थिति बनी हुई थी। मतलब कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया था भारत की स्थिति में। भारतीयों के आक्रमण को भुला दिया था। भारतीयों ने महमूद के आक्रमण को भुला दिया था, उसके कोई सबक नहीं सीखा। मतलब महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किए थे उसका भारतीयों ने कोई सबक नहीं सीखा। भारत तब भी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। कुछ राज्य अवश्य शक्ति संपन्न बन गए थे, परंतु सभी राज्य किसी न किसी कारणवश आपसी संघर्ष। मतलब भारत मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। वो हाल ही महमूद गजनवी के, तो महमूद गजनवी के आक्रमण को भारतवासी भूल चुके थे और उन्होंने उससे कोई सबक नहीं लिया। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि भविष्य में ऐसा कोई और शासक आ सकता है कि हम पर आक्रमण कर सकता है। तो वही स्थिति जिस समय महमूद गजनवी के समय थे उसी वही स्थिति मोहम्मद गौरी के समय थी। लेकिन कुछ छोटे छोटे राज्य शक्तिशाली बन गए थे, परंतु ये आपस में संघर्ष करते रहते थे, इसलिए एक सत्ता स्थापित नहीं हो पाई थी। देश की भारी सुरक्षा के लिए संयुक्त संगठन बनाकर शत्रु से मोर्चा रहने की बात की उनकी बुद्धि और सामर्थ्य से। मतलब एक साथ अगर वो एकजुट होते तो कोई भी भारी आक्रमणकारी होता है उसको हरा सकते थे, लेकिन उनमें ऐसी एकता नहीं थी, उनमें ऐसा समझ नहीं थी कि अपन एकजुट होकर लड़ाइयाँ करें। तो सबसे पहले गौरी भारत में निम्नलिखित प्रमुख राज्य कौन कौन से राज्यों पर उसने आक्रमण किया उसका उल्लेख इसमें किया जाएगा। तो उत्तर पश्चिम भारत के मुस्लिम राज्य, मतलब जब गौरी ने आक्रमण किया था तो गौरी के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम भारत में मुस्लिम राज्य थे, सिंध, मुल्तान और पंजाब। तो ये तीनों ही मुस्लिम राज्य थे। सिंध में सुम्र जाति के सिया मुस्लिम शासकों का, मुल्तान में करमाथी जाति के शियाओं का, पंजाब में गजनवी वंश के शासकों का राज्य था। उपर्युक्त तीनों मुस्लिम राज्य के साधन काफी सीमित थे। इन राज्यों के अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रचार तथा पड़ोसी हिंदू राज्यों का सहयोग भी उपलब्ध नहीं था। मतलब गौरी के आक्रमण के समय उत्तर भारत में 3 राज्य थे, सिंध, मुल्तान, पंजाब। तीनों पर मुस्लिम शासक था। गजनवी वंश, पंजाब में गजनवी वंश महमूद गजनवी के जो उत्तराधिकारी थे उनका शासक था। मुल्तान में करमाती जाति के शियाओं का था और सुम्र जाति के शियाओं का सिंध में राज्य था। मतलब लेकिन यहाँ की जनता क्या थी? हिंदू बहुसंख्यक थी। साथ में पड़ोसी राज्यों का विरोध होता रहता था। तो इन दोनों के कारण ये लोग ज़्यादा उपलब्धि हासिल, इनके साधन बहुत सीमित थे। इनमें शक्तिशाली विदेशी आक्रामकता को प्रगति रोकने की कोई क्षमता नहीं थी। पंजाब का गजनवी वंश अपनी अपूर्व शक्ति और प्रतिष्ठा खो चुका था। उसके आसपास के हिंदू राज्यों के सीमांतों की लूटमार करते थे। मतलब हिंदू राज्य जो थे सीमांत जो प्रदेश थे गजनवी के, उन पर लूटमार करते थे। उनमें से अपने राज्य को बढ़ाने की क्षमता नहीं थी। उल्टे अजमेर के चौहानों ने उन्हें परास्त करके पंजाब के कुछ क्षेत्र हथियार लिए थे। इसलिए कहा जाए कि उत्तर पश्चिम के जो 3 राज्य थे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, कमजोर राज्य थे। वहाँ की जनता हिंदू थी, पड़ोसी राज्य हिंदू थे जो बार बार उन पर आक्रमण करते रहते थे, बार बार अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करते थे। और कुछ राज्य तो चौहान वंश के राजाओं ने जीत लिए थे। अजमेर का चौहान राज्य, तो मोहम्मद गौरी के, जब भी हम मोहम्मद गौरी का पढ़ेंगे तो अजमेर का चौहान राज्य पृथ्वीराज चौहान का नाम अवश्य अपन लिया जाता है। तो गौरी के आक्रमण के समय अजमेर दिल्ली का चौहान राज्य उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। मतलब अजमेर कौन सा? अजमेर और दिल्ली का चौहान राज्य उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इस समय यहाँ पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा शासन कर रहा था। बिजोलिया शिलालेख के, मतलब सबसे शक्तिशाली राज्य अजमेर और दिल्ली के चौहान राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य था और इस समय पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर शासन कर रहा था। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव नामक व्यक्ति ने सपालदक सांभर में चौहान राज्य की नींव रखी। तो सबसे बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कहाँ रखी गई? सांभर में।
सपालदक्ष सांबर को कहा जाता है। तो कहाँ पे चौहान राज्य की नींव रखी गई। उसके वंश में दुर्लभ राज प्रथम ने काफ़ी ख्याति अर्जित की। वह प्रतिहारों का सामंत था। उसके बाद वागपति प्रथम ने इस वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, महाराज की उपाधि धारण की। उसके एक वंशज विग्रहराजद्वितीय ने गुजरात के चालुक्यों को पराजित किया। दुर्लभ राजद्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चौहान राज्य की शक्ति का विस्तार अजय राज के शासनकाल में शुरू हुआ। उसने परमारों को पराजित किया और अजय मेरू नगर बसाया, जो बाद में चौहानों की राजधानी बना। तो अजय राज कौन था जिसने अजय मेरू अजमेर नगर को बसाया और जिसने बाद में चौहानों की उसने राजधानी बनाया। अर्णोराज भी प्राक्रमिक शासक निकला। उसका लड़का विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 और भी प्राक्रमिक निकला। उसने तोमरों को पराजित करके दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को चौहान राज्य में मिला लिया। गजनवी शासकों को परास्त करके पंजाब के कुछ क्षेत्रों को भी अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। उसके बाद अपर गांगे, पृथ्वीराज द्वितीय और सोमेश्वर क्रमशः अजमेर के शासक बने। पृथ्वीराज तृतीय, जिसे मुस्लिम इतिहासकारों ने राय पिथौरा कहा है, सोमेश्वर का बड़ा पुत्र था। उसकी जन्मतिथि विवादग्रस्त है, परंतु अधिकांश विद्वानों ने 1166 ईस्वी को ही सही माना है। मतलब अजमेर का चौहान राज्य शक्तिशाली था जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ। तो इस समय यहाँ के कौन शासक कर रहा था? पृथ्वीराज चौहान, जिसे राय पिथौरा कहा जाता है। तो बिजोला शिलालेख के अनुसार किसने नींव रखी? वासुदेव नामक व्यक्ति ने सपालदक्ष में चौहान राज्य की नींव रखी। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसने? वासुदेव नामक व्यक्ति ने सपालदक्ष में चौहान राज्य की नींव रखी। और उसके वंश में दुर्लभ राज प्रथम ने काफ़ी किया, जिसके बाद कई अनेक शासक हुए चौहान वंश में, जैसे दुर्लभ राज प्रथम, वागपति प्रथम, विग्रहराज द्वितीय। दुर्लभ राज द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी। अजय राज ने अजय मेरू नगर बसाया, जो बाद में चौहानों की राजधानी बनी। विग्रहराज चतुर्थ, अपर गांगे, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर, जो अजमेर के क्रम से शासक रहे। पृथ्वीराज तृतीय, जिसे मुस्लिम इतिहासकार राय पिथौरा कहते हैं, सोमेश्वर का बड़ा पुत्र था। उसकी जन्म तिथि विवादग्रस्त है, परंतु अधिकांश विद्वानों ने 1166 ईस्वी को ही सही माना है। अपने पिता की मृत्यु के समय पृथ्वीराज केवल 11 वर्ष का था, अतः कुछ वर्षों तक उसकी मां कर्पूर देवी ने शासन चलाया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1178 ईस्वी के आसपास पृथ्वीराज ने शासन के सभी कामकाज अपने हाथ में ले लिए। मतलब जब उसके पिता की डेथ हुई, जब देहांत हुआ, तब कितने साल के? 11 वर्ष के। तो उनकी मदर ने, कर्पूरी देवी ने शासन चलाया और 1178 में उन्होंने शासन की बागडोर संभाली। और पृथ्वीराज को सिंहासन रूढ़ होते ही आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसे अल्पवयस्क समझते हुए विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र नागार्जुन ने उसके उत्तराधिकार को चुनौती दी और गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। कुछ चौहान सरदारों को सहयोग पाकर उसने अजमेर की तरफ प्रस्थान किया, परंतु पृथ्वीराज ने उसे बुरे तरह तो उसका युद्ध किस हुआ? आंतरिक विद्रोह हो गए उसके। तो विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था नागार्जुन, उसने उत्तराधिकार को चुनौती दी और गुड़गांव पर अधिकार जमा लिया और कुछ चौहान सरदारों को सहयोग पाकर अजमेर की ओर बढ़ने आया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे बुरी तरह पराजित किया। नागार्जुन युद्ध में मारा गया। इसी समय चौहान राज्य के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, मथुरा में आबाद भंडान को ने विद्रोह करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मतलब चौहानों के राज्य के अंतर्गत अलवर, भरतपुर और मथुरा हुई थे। तो यहाँ पर भंडानक शासन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने परिस्थिति का फायदा उठाते हुए अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1182 ईस्वी के आसपास पृथ्वीराज ने भंडान के विद्रोह को कुचलकर इस क्षेत्रों पर पुनः अपना शासन स्थापित किया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर पृथ्वीराज ने विस्तारवादी नीति, दिग्विजय की नीति को अपनाने का प्रयास किया। तो भंडानकों के विद्रोह को किसने? पृथ्वीराज ने कुचल दिया और इन जो विजयों से प्रोत्साहित होकर उसने अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाने का प्रयास किया। उसकी इस नीति का पहला शिकार महबूबा का चंदेल राज्य था। उस समय बुंदेलखंड में चंदेल राजपूतों का शासन था। महबूबा उनकी राजधानी थी। परमर्दी देव परमार चंदेलों का शासक था। पृथ्वीराज ने परमर्दी को परास्त करके चंदेलों के राज्य को पदाक्रांत किया। इस अवसर पर कन्नौज के राजा जयचंद ने चंदेलों की सहायता की, जिसके चौहान और गहवाल राजवंशों से पहले से चली आ रही शत्रुता और भी अधिक बढ़ गई। और 1187 ईस्वी में पृथ्वीराज ने गुजरात के चालुक्यों पर आक्रमण किया, मार्ग में आबू के परमारों को पराजित किया। तो इसने क्या? बुंदेलखंड के चंदेलों को पराजित किया। फिर कन्नौज के जयचंद ने चंदेलों की सहायता से चौहान और गहवालों से पहले से चली आ रही शत्रुता अधिक बढ़ गई
और 1187 ईस्वी में पृथ्वीराज ने गुजरात के चालुक्यों पर आक्रमण किया। मतलब किस किस पर आक्रमण किया उसमें पृथ्वीराज तृतीय ने किस किस पर आक्रमण किया? सबसे पहले उसने विस्तारवादी नीति अपनाई और बुंदेलखंड में चंदेल राजपूतों का शासन था। महोबा उनकी राजधानी थी। परमर्दी देव और परमारदीन चंदेलों का शासक था। पृथ्वीराज ने किसको? परमर्दी देव को पराजित किया और चंदेलों के राज्य को पदग्रांत कर दिया, मतलब वहां से हटा दिया। और कन्नौज के राजा जयचंद ने चंदेलों की सहायता की। जब इसने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया पृथ्वीराज ने, तो किसने? जयचंद ने सहायता की। तो पहले से चौहानों और गढ़वालों में पहले से शत्रुता चली आ रही थी और इस कारण और बढ़ गई। और 1187 ईस्वी में पहले तो चंदेलों पर विजय प्राप्त की, उसके बाद 1187 में गुजरात के चालुक्यों पर आक्रमण किया और मार्ग में उसने रास्ते में किसे पराजित किया? आबू के परमार को उसने पराजित किया। चौहानों का साम्राज्य विस्तार के लिए गढ़वालों से लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। पृथ्वीराज तृतीय की भांति कन्नौज का गढ़वाल शासक जयचंद भी अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने की आकांक्षा रखता था। अतः पृथ्वीराज और जयचंद की विस्तारवादी नीतियों में संघर्ष होना अवश्यंभावी था। पृथ्वीराज के विरुद्ध चंदेलों की सहायता देकर जयचंद ने पृथ्वीराज के असंतोष को बढ़ावा दिया। बदले में पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयुक्ता का स्वयंवर स्थल से अपहरण कर जयचंद को अपमानित किया। इस प्रकार गौरी के आक्रमण के समय उपयुक्त दोनों शक्तिशाली एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। मतलब गढ़वाल और चौहान दोनों में पहले से शत्रुता चली आ रही थी। जब जयचंद ने चंदेलों की सहायता की तो ये शत्रुता और बढ़ गई। और जिस तरह से पृथ्वीराज तृतीय अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, वैसे ही कन्नौज के गढ़वाल भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो साम्राज्यवादी नीतियों का दोनों में आप संघर्ष होना अवश्यंभावी था। तो पृथ्वीराज के विरुद्ध चंदेलों की सहायता देकर जयचंद ने पृथ्वीराज को असंतोष को बढ़ा दिया। बदले में पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयुक्ता का स्वयंवर स्थल से अपहरण करके जयचंद को अपमानित किया और इससे दोनों शक्तिशाली शासक एक दूसरे के विरुद्ध खड़े गए। तो गौरी के आक्रमण के समय ये परिस्थितियां थी। कन्नौज का राज्य उत्तरी भारत का दूसरा शक्तिशाली राज्य गढ़वाल राठौड़ों का कन्नौज था। गोविंद चंद विजयचंद के शासनकाल में कन्नौज राज्य की सीमाओं का काफी विस्तार हुआ। सैनिक शक्ति की धाक जम गई। गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज में जयचंद का शासन था। वह एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था। रंभा मंजरी नाटक में उसने दल पुंगल कहा गया है। इसे जयचंद का दल पुंगल मतलब लड़ने वाला कहा गया है। प्रबंध चिंतामणि और सूर्य प्रकाश नामक ग्रंथों में उसे एक शक्तिशाली सेना राज्य का अधिपति कहा गया है। मुस्लिम इतिहासकार इब्न आसिर का कथन भी इसकी पुष्टि करता है। स्वयं पृथ्वीराज रासो जयचंद को एक शक्तिशाली राजा बताता है। जयचंद और पृथ्वीराज की आपसी शत्रु का उल्लेख मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अजमेर के चौहान पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख करते समय। पाल और सैन वंश। तो गजनी के समय बंगाल पर पाल वंश का शासन था, परंतु गौरी के समय पालों की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और अब उनका राज्य केवल उत्तरी बंगाल तक सीमित रह गया था। उनकी कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाए पालों के एक ही सामंत विजय सेन ने बिहार प्रदेश में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। उसके उत्तराधिकारी बल्लाल सेन ने बंगाल, बिहार, कलिंग के अधिकांश क्षेत्रों को जीतकर सेन वंश के राज्य उसकी शक्ति का विस्तार किया। गौरी के आक्रमण के समय इस समय लक्ष्मण सेन का शासन था, जो इस समय वृद्ध हो चुका था। सेन वंश के सामंत अपने षड्यंत्रों से राज्य की शक्ति को कमजोर बनाने में जुटे हुए थे। गुजरात के सोलंकी। तो 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुजरात के सोलंकी इन राजवंश से अपना शासन स्थापित किया था। गजनवी के समय इस राज्य पर कौन था? भीमदेव शासन कर रहा था। इसके बाद जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल शासक हुए। इन दोनों शासनकाल में सोलंकी राज्य की शक्ति का विकास हुआ। 1173 ईस्वी में कुमारपाल की मृत्यु हो गई। उसके बाद सोलंकियों की शक्ति क्षीण होने लग गई। गौरी के समय अमूलराज जित्ते शासन कर रहा था, एक दुर्बल शासक था और उसका राज्य गुजरात और सौराष्ट्र तक ही सीमित था। ठीक है। अन्य राज्य। तो भारत के अन्य राज्यों में चंदेलों राज्यों का महत्वपूर्ण जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड का अधिकांश क्षेत्र चंदेलों के अधिकार में था। महोबा उनकी राजधानी थी। परमरी देव ने चंदेल राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु बाद में पृथ्वीराज चौहानों से परास्त करके चंदेलों की प्रगति को अवरुद्ध कर दिया था। गौरी के समय दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इसमें देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, दार समुद्र के होयसल, मथुरा के पांड्य वंश प्रमुख है। उत्तर भारत की भांति दक्षिण के इन राज्यों में आपसी सहयोगिता का अभाव था। वे भी परस्पर संघर्षशील थे। पहले की भांति इस समय भी दक्षिण भारत उत्तर भारत की शक्ति राजधानी से विरक्त थे।
तो शॉर्ट में अपन ऐसे कह सकते हैं कि गौरी के आक्रमण के समय उत्तरी भारत में 3 राज्यों सिंध, मुल्तान और पंजाब के अलावा अन्य सभी राज्यों में राजपूत शासकों का शासन था। ये शासक हठीले और गर्वशील थे। देश की सुरक्षा के लिए किसी एक नेतृत्व में संयुक्त और विधि शत्रु से लड़ने की, मतलब ये एकजुट होकर विदेशी शत्रु से नहीं लड़ना चाहते थे। उनकी मनोदशा ये नहीं थी कि हम एकजुट होकर शत्रु से लड़ें। तो ये हो गए। जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो कौन कौन शासक थे? उत्तरी भारत के राज्य थे, चंदेल राज्य था, कन्नौज के राज्य था, उसके बाद कन्नौज के गढ़वाल थे, अजमेर के चौहान वंश थे, और बंगाल के पाल और सेन वंश थे, और गुजरात के सोलंकी और अन्य राज्य। दक्षिण के अन्य राज्यों में जयदाभूति था, और जैसे कि दक्षिण के राज्यों में देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, दासमुद्र के होयसल और मथुरा के पांड्य। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण के कौन से राज्य थे, तो ये 4 राज्य थे। भारत आक्रमण के क्या उद्देश्य थे? गौरी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? तो इसके मुख्य उद्देश्य माना जाता है साम्राज्य विस्तार, पंजाब के गजनवी वंश का अंत करना, धन संपत्ति को प्राप्त करना, धन प्रचार की भावना, इस्लाम जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करना। तो ये 5 उद्देश्य इसके माने जाते हैं। इसके बाद हम कल आपको बताएंगे भारत पर आक्रमण मतलब किन किन जगहों पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किए, महमूद के उत्तराधिकारियों को कैसे पराजित किया, पंजाब पर जिनका शासन था। तो ये भारत पर आक्रमण, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का कल विस्तार से उल्लेख किया जाएगा।